औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मैम आफिया कामरान खान अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ के साथ। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ डिटेल about the introduction of corporate law. In that lecture, we have discussed the history of corporate law in Pakistan, the objective of teaching corporate law to the students, the aims of teaching corporate law, and in today's lecture, I'll tell you the definitions. The definitions of different terms, different law maxims, different phrases जो कि हम अपने आने वाले chapters में इस्तेमाल करेंगे. When we'll start this corporate law, subject wise, topic wise, in different topics, in different chapters, you will notice different law terms. और उस वक्त जब आप उनको पढ़ेंगे तो मे बी आपको क्लियरली समझ ना आए कि डिविडेंड क्या चीज़ होती है, आर्टिकल किसे कहते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स क्या होते हैं. सो ये वाली टर्म्स जो होती हैं इनको समझने के लिए बेहतर ये होगा कि हम आपको पहले ये तमाम डेफिनेशंस, ये टर्म्स ये एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट एक्चुअली दे मीन. और उसके बाद in upcoming chapters, when you will see, when you will read those terms, those words, so आपके माइंड में पहले से क्लियर होगा कि जी इसका ये मतलब है. कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक से जो डेफिनेशन का पार्ट है आज हम उसको कवर करेंगे. उसके अंदर तमाम डेफिनेशंस, तमाम क्लॉजेस, कुछ मैक्सिम या कुछ इस तरह के लॉ टर्म्स जो हैं उनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी, उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी. इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा लॉ लैंग्वेज से शनासाई हो जाएगी. यू नो, ये जो आगे जाके आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉज पढ़ेंगे कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, या डिफरेंट क्लॉजेस आपकी नज़र से गुजरेंगे. सो ये थोड़ा सा इनकी अंग्रेजी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी कोर्ट लैंग्वेज होती है, लॉ लैंग्वेज होती है. सो उसको आप एक दफ़ा समझने से मे बी आपको समझ ना आए. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आगे जब भी कोर्स आगे जाता जाएगा सो आपको आसानी तब होगी कि कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ, रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ जब आप पढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू इट एटलीस्ट 2 to 3 times. The more you read, the more you will be comfortable with the language. So हम start करते हैं अपना आज का lecture about the definitions in the Companies Ordinance 1984. सबसे पहले देखते हैं जी आर्टिकल. आर्टिकल किसे कहते हैं? जब भी कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने से पहले उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है. सो आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. Articles of association are actually, these are subordinate to memorandum of association. कंपनी दो मसवदे बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सबऑर्डिनेट होती है, एंड एक्चुअली द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल्स सेटल्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. And these articles of association deals with the internal matters relating to the business of the company. So articles of क्या है? Articles of association means the articles of association of a company as originally framed or as altered. कंपनी जब बनती है तो वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करती है और वक्तन फक्तन उसमें अल्ट्रेशन भी हो सकती है in accordance with the provisions of the any previous Companies Act or this Companies Ordinance 1984.
including so far as they apply to the company. Articles of association applies to the company. These are the regulations, the rules contained in table A in the first schedule. So articles of association simply कंपनी के कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, वो कवायद ज़वाबित जो कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स को डील करते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कवायद ज़वाबित होते हैं वो कंपनीज रिलेशंस विद आउटसाइड डील करते हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर एक्चुअली दीज आर ओरिजिनली फ्रेम्ड और मे बी अल्टर्ड फ्रॉम time to time in accordance with the Companies Ordinance 1984 or any previous Companies Act. Then comes the associated companies. Associated companies क्या है? A company whose 20% or more shares, 20% या उससे ज्यादा के, अब 20% या उससे ज्यादा में अप टू 50%, यानी 50% तक के शेयर्स आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी, यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर 20% या उससे ज्यादा का जब हिस्सा आ जाए तो हम कहते हैं दीज कंपनीज आर इंटरकनेक्टेड. दिस कंपनी इज एसोसिएटेड विद द अदर कंपनीज. मुल्हिका कंपनी होती है. सो एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी हो सकती है व्हेन अ कंपनी हुज 20% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी, and that company shall be considered as an associated company of that company. Body corporate. Body corporate क्या है? Body corporate is actually the company which is incorporated, which is registered, and the company when it is incorporated we call it a body corporate, and then it will have a separate entity distinct from its members. कोई भी कंपनी जब उसका इंदराज हो जाता है, जब उसकी रजिस्ट्रेशन होती है अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द बॉडी कॉर्पोरेट. और बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो उसका अब एक अलहदा शख्सी तस्वुर होता है, उसका अपने मेंबर से हटकर एक पर्सनालिटी होती है. सो उसको हम कहते हैं द बॉडी कॉर्पोरेट. इट मीन्स अ सेटअप having separate existence distinct from its members. It includes company incorporated in Pakistan and outside Pakistan. So body corporate is a company registered incorporated either in Pakistan or outside Pakistan, but body corporate does not include a corporation sole, a cooperative society registered under any law relating to such societies, any other body corporate other than a company defined in this ordinance, which the government, federal government may by notification in the official gazette may specify for this purpose. यानी कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हो, स्पेसिफाई फॉर दिस पर्पस. सो वो हमारे पास फिर ये डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कॉर्पोरेशन सोल, cooperative society and any other body corporate other than body corporate defined in the Companies Ordinance 1984. So simply keep this thing in your mind. बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इंदराज उसका हो जाता है अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसको हम कहते हैं ये कंपनी अब बॉडी कॉर्पोरेट हो गई है. नाउ दिस कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस. Now this company can sue and be sued because it is incorporated. It is now termed as a body corporate. Book और पेपर. बुक एंड पेपर, ये इसमें क्या क्या शामिल होता है? यानी कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक कंपनी के बुक और पेपर में क्या शामिल है? तमाम अकाउंट्स, जितने भी कंपनी के वाउचर्स हैं, जितने भी कंपनी ने रजिस्टर्स मेंटेन किए हुए हैं, जितने भी
कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसने कागज़ के अलावा रजिस्टर्स के अलावा कंप्यूटर में उसके पास सेव है, किसी फ्लॉपी में है, किसी मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप में है, किसी सीडी रोम में है और किसी भी कंप्यूटर रीडेबल मीडिया में है, उसको हम कंपनी के बुक और पेपर कहते हैं। यानी कंपनी का तमाम रिकॉर्ड जिसमें ना सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स, वाउचर्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, बल्कि ऑल दोस documents which are maintained by the company on a computer network, some floppy, magnetic cartridge tape, CD-ROM or any other computer readable media. So ये तमाम के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, book और paper. Now who is the chief executive and the commission? Chief executive is a person who is subject to the control of the directors, and he is given either whole or substantially the whole of the powers of the management of the affairs of the company. And chief executive includes a director or any other person occupying the position of a chief executive by whatever name called, and whether under a contract of service और अदरवाइज. सो चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का एक ऑफिसर होता है जिसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको अपने काम सरंजाम देने होते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव अगर कंपनी का डायरेक्टर मौजूद है, सो चीफ एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर एंड ही इज गिवन आइदर होल और सम पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सो चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कमीशन क्या है? कमीशन मीन्स SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. जहां पे भी लफ्ज आगे चैप्टर्स में कमीशन का आएगा आप समझ जाइए कमीशन का मतलब है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज बेस्ड इन इस्लामाबाद. The commission shall comprise of not less than 5 and not more than 7 members, and the members of SECP, the commission, they are called the commissioners. The chairman is the head of SECP, and the chairman of the commission shall be appointed by the federal government from amongst these कमिश्नर्स. यानी ये जो कमिश्नर्स होते हैं ये SECP के मेंबर्स होते हैं. इन्हीं कमिश्नर में से एक बंदा चेयरमैन अपॉइंट होता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एंड द चेयरमैन एक्चुअली ही इज द वन हु हेड्स द SECP, the commission, and the majority of the commissioners are usually from the private sector. ये है कमीशन SECP. कंपनी क्या है? हर वो कंपनी जिसका इंदराज हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर और किसी भी प्रीवियस ऑर्डिनेंस के अंदर. व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी formed and registered under the Companies Ordinance 1984 or any existing company. अब यहाँ पर existing company का क्या मतलब है? ये तो आपको समझ आ गई कि कंपनी हम किसको कहते हैं. हर वो कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसका इंदराज हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, वो कंपनी है. लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी सिंपली मीन्स कि देखिए हमारे पास तो ऑर्डिनेंस 1984 में आया, पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 1984 में. जाहिर है उससे पहले भी तो कुछ कंपनीज थी. अब वो कंपनीज किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी. अब जाहिर है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन द कंपनीज ऑर्डिनेंस केम इनटू बीइंग, so these companies need not to get themselves registered again with the Companies Ordinance 1984. अब वो कंपनीज जिनका पहले से किसी एक्ट के अंदर इंदराज हुआ है उनको हम कहते हैं दी एग्जिस्टिंग कंपनीज, और उनको भी हम वी कंसिडर देम द कंपनी. कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और एनी
previous act or any existing company, जो कि company already existing है, जो कि company is registered with any previous act, उनको हम कहते हैं the existing companies. वो कंपनीज जिनका इंदराज ऑर्डिनेंस के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन वो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो कि पहले से ऑर्डिनेंस से पहले से ही मौजूद थी और उनका इंदराज किसी भी दूसरे एक्ट के अंदर हुआ है. कंपनी के बाद हमारे पास डिफरेंट कंपनीज की टाइप्स हैं, जिसमें कि एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस कि आप लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स को लिमिटेड कर रहे हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स. यानी कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी लायबिलिटी जो मेंबर्स पर होगी वो उतनी होगी जितना कि उन्होंने शेयर्स लिए हैं. सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. Yani when a company is a company limited by shares, the liability of its members is limited, and that limitation is up to the amount of unpaid shares respectively held by these members. Company limited by guarantee. Simply what it means कि यहाँ पर मेंबर्स की जिम्मेदारी उतनी होती है जितनी उन्होंने शुरू में गारंटी दी होती है, बिकॉज दिस इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स up to the amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up. जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो उसमें वो कंपनी के मेंबर्स शुरू में ही अंडरटेकिंग दे देते हैं कि वो इस हद तक गारंटी देते हैं कि वो इस हद तक जिम्मेदार होंगे, लायबल होंगे, एंड दे विल कंट्रीब्यूट अप टू दिस मच टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ द कंपनीज वाइंडिंग अप. Company limited by shares, company limited by guarantee. Limited by shares, the liability is up to the extent of the shares held by them, and the company limited by guarantee, the liability is up to the extent of guarantee given by the members. Court, debenture and director. Court क्या है? वो अदालत जिसको इख्तियार समात है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है टू हेयर द कंट्रोवर्सीज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. सो हमारे पास हाई कोर्ट है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंट्रोवर्सीज को सेटल डाउन करें. बट इन सम केसेस द फेडरल गवर्नमेंट मे एम्पावर द सिविल कोर्ट्स टू हैव द ज्यूरिसडिक्शन. सो कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट का यहाँ पर जहां पे भी लफ्ज कोर्ट आए तो आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, बिकॉज द हाई कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. सो कोर्ट मीन्स द कोर्ट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन मीन्स पावर ऑफ हेयरिंग, इख्तियार समात, इख्तियार पावर, हेयरिंग सुनना, पावर ऑफ हेयरिंग सुनने का इख्तियार होना. किस अदालत के पास सुनने का इख्तियार होगा कॉर्पोरेट सेक्टर के केसेस को? सो हाई कोर्ट. जब भी कोर्ट का नाम आएगा आप समझ जाए कि दी हाई कोर्ट. नाउ दी डिबेंचर. डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज एक्चुअली द एविडेंस ऑफ डेट. वो दस्तावेज है जो कर्जे का एतराफ करती है. सो डिबेंचर इज द एविडेंस ऑफ डेट, एक कागज जो कि डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है और उससे उसका कर्जा महफूज हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि डिबेंचर इज एक्चुअली द सिक्योरिटी गिवन टू द इन्वेस्टर, टू द डिबेंचर होल्डर एंड अंडर द सील ऑफ द कंपनी. मैंने कंपनी को कर्जा दिया, मेरे पास क्या सबूत है कि मैंने कंपनी को
कर्जा दिया है, कंपनी मेरे नाम पे एक डिबेंचर इशू करेगी, एक कागज का टुकड़ा, वो डिबेंचर होगा, मेरे पास वो डिबेंचर है तो मैं डिबेंचर होल्डर हूं। अब कंपनी के पास मेरा पैसा है, कंपनी मुझे मेरे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देती है, बिकॉज आई एम हैविंग द डिबेंचर, एंड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, TFCs, term finance certificate and any other securities other than a share। डिबेंचर को हम शेयर कभी भी नहीं कहते हैं, ये है स्टॉक है, डिबेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, TFCs हैं, और इस डिबेंचर के ऊपर जो आप जो पैसा लेते हैं कंपनी फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है ऑन अ स्पेसिफाइड रेट डिपेंडिंग ऑन द नेचर द टाइप ऑफ डिबेंचर। फिर है डायरेक्टर। हु इज अ डायरेक्टर? डायरेक्टर वो बंदा है जो डायरेक्टर की सीट पे बैठा हो, द वन हु इज ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर, हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं। वो डायरेक्टर्स जो कि AGM से पहले होते हैं वो होते हैं द फर्स्ट डायरेक्टर्स। AGM में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है and the directors appointed in the AGM are called the subsequent directors. The subsequent directors hold this office for 3 years and the first directors they hold this office till first AGM, जिसमें कि election of subsequent directors होता है और फिर हमारे पास 3 साल के लिए directors आ जाते हैं। Document an existing company। Document क्या चीज़ है? कंपनी के जितने भी नोटिसेस होते हैं, कंपनी कोई भी समन किसी को भेजती है, कंपनी की कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है, कंपनी का कोई रजिस्टर है, कोई वाउचर है, उसको हम कंपनी का डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स समन्स, नोटिसेस, रिक्विजिशन, order of the companies, legal processes of the company's vouchers and the registers kept and maintained by the company are termed as the company's document. Existing company, I have just explained कि existing company क्या है। Existing company वो कंपनी होती है जो कि बॉडी कॉरपोरेट होती है, लेकिन वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर उसकी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई होती, उसका इंदराज प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ होता है। यानी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पहले जो कंपनीज एक्ट थे उसके अंदर जिन कंपनीज का इंदराज हुआ होता है they are called as the existing company, a company formed and registered under any previous companies act. Financial institutions are actually, these are established under some special enactments, and these are a company or an institution, and they operates within Pakistan or outside Pakistan. Financial institutions, they are operating within Pakistan or outside Pakistan, and the financial institutions transacts the business of banking or any associated or ancillary business through its branches। यानी business of banking करते हैं ये financial institutions। अमुदारबा, leasing company, investment bank, venture capital company, financing company, housing finance company, and a non-banking finance company, and such other institutions। ये जो मैंने नाम लिए ये सब सारे financial institutions हैं। Such other institution or company authorized by law to undertake any similar businesses as the federal government may by notification in the official gazette specify for this purpose। यानी इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई भी हो सकते हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन करके इसी मकसद के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर कहे, सो दे विल बी आल्सो बी टर्म्ड एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल ईयर,
फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? ये इन रिलेशन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट होता है, टू अ कंपनी होता है. दिस इज एक्चुअली द पीरियड in respect of which any profit and loss account or the income and expenditure account of the body corporate laid before it in general meeting. It is made up whether that period is a year or not. Form क्या होता है? Form आगे चल के आप ये एक लफ्ज बार बार देखेंगे, form. फॉर्म सिंपली हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफाइड फॉर्म्स होते हैं अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जिसमें कि फॉर्म 29 होता है, फॉर्म 1 होता है, 28 होता है, 29 होता है. हर फॉर्म अपना अलहदा नोयत का होता है, उसका अपना एक अलहदा मकसद होता है कि किस काम के लिए आपने कौन सा फॉर्म भरना है. तो हमारे पास in the Companies Ordinance 1984 we have specified forms, and these forms are actually set out in any of the schedules as prescribed. Forms are there, the specimen of those forms are there, so उनको हम कहते हैं the forms. Means a form set out in any of the schedules as prescribed. Listed company and अनलिस्टेड कंपनी. हर वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकती है, उसका नाम वहाँ पे दर्ज है, उसको हम कहते हैं दी लिस्टेड कंपनी. एंड द कंपनी जिसका नाम वहाँ पे दर्ज नहीं है मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी अदर देन हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड. यानी द सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी are not listed and the securities of listed companies are there listed. So listed companies are those companies which have been allowed to trade on stock exchange. जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकती है वो लिस्टेड होती है. सो अनलिस्टेड वो होती है जो कि ट्रेड नहीं कर सकती. एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकती. लिस्टेड कंपनी विच द कंपनी विच हैव बीन अलाउड टू ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. नाउ हु इज अ मेंबर? मेंबर कौन होता है? आप ऑन एंड ऑफ इन द अपकमिंग चैप्टर यू विल नोटिस द वर्ड मेंबर अगेन एंड अगेन. नाउ हु इज अ मेंबर? कौन है ये मेंबर? मेंबर वो होता है जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सब्सक्राइबर होता है. मेंबर वो होता है हु हैव शेयर कैपिटल इन द कंपनी. मेंबर वो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ whom shares are allotted and who becomes the holder of the shares of a company, and the member of is the one who has voting rights in the company. So member कौन हुआ? Member is the one who having share capital, is the one who is the subscriber to the memorandum of association, and member is the person to whom shares are allotted and who is the holder of shares, and member is the one who has voting rights in the company and whose name is entered in the register of members. So ये होता है member, जिसका रजिस्टर में जिसके नाम का इंदराज हुआ हो, जिसका शेयर कैपिटल में हिस्सा हो, जिसके नाम शेयर्स अलॉट हो, जो शेयर होल्डर हो, वो होता है द कंपनीज मेंबर. मेमोरेंडम, जिस तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएट उसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी जब कंपनी बनती है, द कंपनी फ्रेम the memorandum of association and the company may alter this memorandum of association from time to time in pursuance of the provisions of any act or previous act or the company's ordinance 1984. Yani memorandum of association is actually the document which sets out the constitution of the company. Memorandum of association is the foundation upon which the structure of the company is based on. So memorandum of association describes the company's activities and the company's relations with outsides.
Articles of Association deals with the internal matters. Memorandum of Association describes the scope of company's activities and its relation with the outsides. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी ओरिजिनली शुरू में बनाती है जब कंपनी का इंतराज होता है, उसके साथ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिकत से दी मेमोरेंडम कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. What is Mudarba and Mudarba Company? You will also notice this word Mudarba and Mudarba Company, and at the end, if I'm not wrong, yes, at the end there is a complete chapter of Mudarba. So आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि उस चैप्टर से पहले भी मुदारबा का लफ्ज़ बहुत सी जगहों पे आएगा. चैप्टर तो आखिर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुदारबा क्या है. Mudarba is actually that business in which one party participates with the money, with the finances, and the other party participate with the skill, the management. So, मुदारबा में एक बंदे का पैसा होता है, दूसरा काम करता है, वर्किंग पार्टनर होता है. So, मुदारबा जो है ये एक प्राइम फैक्टर है इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम का. और ये मुदारबा में जो जिस बंदे का पैसा होता है वो रब्बुल माल कहलाता है, और जो बंदा अपना स्किल्स लगाता है वो होता है मुदारिब. सो दिस इज़ दी मुदारबा. एंड दी मुदारबा कंपनीज होती हैं हमारे पास, एंड मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980 हमारे पास है, जिसके अंडर मुदारबा बिजनेस चलता है. ऑफिसर कौन है? कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का मैनेजिंग एजेंट कंपनी का ऑफिसर है. ये ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के. इनका जब भी नाम आएगा ये ऑफिसर होंगे. इसके अलावा इनको कंपनी ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शंस हैं, कुछ दफात हैं जिनमें इन ऑफिसर्स का बताया हुआ है, जिसमें कि शामिल है सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, सेक्शन 220, सेक्शन 220 to 224, all 21, 22, 23, 24, section 260, section 261, section 268, section 250, 351, section 352, section 412, 417, 418, 474 and 482. So ये वो section of laws हैं under the Companies Ordinance 1984, those which includes the officer of the company. And keep this thing in your mind that it does not include the auditor of a company. It includes the directors, the chief executive, managing agent, secretary. और ये जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स के मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम पर एक पूरा चैप्टर है. आपको पता चल जाएगा साथ साथ के सेक्रेटरी कौन होता है, उसका क्या काम होता है, what are his duties, liabilities, functions, who is the company's chief executive, who is eligible to be the chief executive of a company, who is the company's director, who is the managing agent. इन तमाम पे एक proper chapters मौजूद है, लेकिन याद रखें they comes under the category of officer of the company. Previous Companies Act. अब ये कौन से Previous Companies Act है? These Previous Companies Acts includes the Indian Companies Act 1866, the Indian Companies Act 1882, Indian Companies Act 1913, 1913 का एक्ट. ये तमाम है हमारे पास the previous acts. So जब हम कहते हैं ना कि if a company is not registered with the Companies Ordinance 1984, so it must be registered with any previous Companies Act. ये वो तमाम हमारे पास कवानीन है, एक्ट्स हैं. जिस तरह हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इससे पहले था इंडियन कंपनीज एक्ट 1886, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन
कंपनीज एक्ट 1913 1913 का एक्ट. सो ये हमारे पास डिफरेंट एक्ट थे कंपनीज को डील करने के लिए, जिसको हम प्रीवियस कंपनीज एक्ट्स कहते हैं. व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी वो है जिसमें देयर इज रेस्ट्रिक्शन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है, शुरू में मैंने आपको बताया कंपनी जब बनती है तो वो कुछ काम करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाती है जिसमें वो कंपनी का आर्टिकल बनता है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है. सो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही दर्ज होता है कि आया ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है. इफ अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, तो उस कंपनी के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या उसकी खुसूसियात हैं, उसमें क्या होता है. इफ अ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी बाय द आर्टिकल्स ऑफ दैट कंपनी in accordance with the articles of association of that company, so it means a private company restricts the right to transfer its shares. यानी आसानी से एक बंदा दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता. There is restriction on the transfer of shares. There is there is always a minimum number, restriction on the maximum number of members. यानी कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है उसके मेंबर्स 50 से तजावुज ना करें. And they prohibits any invitation to the public to subscribe for the shares if any or debentures of the company. यानी प्राइवेट कंपनी के लिए ये ओपन नहीं है कि वो अवाम उन्नास के नाम आराम से शेयर्स सब्सक्राइब करे. देयर इज प्रोहिबिशन एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स. सो वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as single member. कंपनीज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट. मैंने आपको अभी बताया कंपनी जब बनती है तो उसने कुछ मुसव्वदे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते होते हैं, जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट मैं बार बार बता रही हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और कंपनी का प्रोस्पेक्टस है. प्रोस्पेक्टस क्या है? Prospectus is a document issued by the company in order to induce the people for purchase of shares. कि जी आओ, कंपनी इस तरीके से वो प्रोस्पेक्टस बनाती है कि वो लोगों को अपनी कंपनी की तरफ राग़िब करती है कि वो आके इस कंपनी के शेयर्स लें. So it is the document issued by the company to induce the public for purchase of shares. And this document, this prospectus includes notice, circular, advertisement, any other communication inviting offers from the public. किस लिए ये offers invite करते हैं हम? For subscription or purchase of shares, inviting deposits from the public. But इसमें deposits invited by a public company ये शामिल नहीं है. Other than deposits invited by a banking company or a financial institution approved by the federal government, whether described as prospectus or otherwise. So simply, prospectus is a document issued by the company to induce the public to take shares in the company. लोगों को ये डॉक्यूमेंट उकसाता है, इंड्यूस करता है कि आए, अपनी तरफ राग़िब करता है कि आए और हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करें. ये किस सूरत में हो सकता है? डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स नोटिस, कोई सर्कुलर होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट होता है या कोई भी और कम्युनिकेशन जिससे हम इनवाइट करें लोगों को, इनवाइट्स ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स. व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती. और याद रखिए, पब्लिक कंपनी में there is no restriction on transfer of shares, there is no limitation on maximum number of members, and the invitation is generally to the public at large to subscribe for the shares. Registrar, scheduled bank and secretary. Registrar कौन होता है?
रजिस्ट्रार होता है वो बंदा जो कंपनीज को रजिस्टर करता है, द वन हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। हमारे पास एडिशनल रजिस्ट्रार होता है, जॉइंट रजिस्ट्रार होता है, डेप्टी रजिस्ट्रार होता है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। ये हमारे पास रजिस्ट्रार के डिफरेंट ओहदे हैं। अब दिस रजिस्ट्रार परफॉर्म्स ड्यूटी अंडर द ऑर्डिनेंस 1984 and he has the duty of registration of companies along with other so many duties. Scheduled bank कौन सा होता है? Has the same meaning as in the State Bank of Pakistan Act 1956. कंपनीज सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जी इस कंपनी का ये सेक्रेटरी होगा और उसकी तालीमी काबिलियत ये होगी। कंपनी सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑर्डिनरी ड्यूटीज। ही इज द वन अपॉइंटेड फॉर the administrative duties along with the secretarial duties, and he has certain eligibility criteria, or company secretary is the one who maintains the minutes of the meeting, the record is to be kept by the secretary. Security means any share, scrip, debenture, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट, मुशारका सर्टिफिकेट, TFCs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, बॉन्ड, प्री ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट और सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज द फेडरल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette specify for this purpose। यानी ये तो सिक्योरिटी है, कोई शेयर, कोई डिबेंचर, ये कंपनीज की सिक्योरिटीज होती हैं। कोई भी मुदारबा सर्टिफिकेट, मुशारका सर्टिफिकेट, ये दीज आर सिक्योरिटीज। लेकिन उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन से कोई और भी सिक्योरिटी बना सकती है। सो सिक्योरिटी मीन्स द शेयर्स, डिबेंचर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट, मुशारका सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। शेयर क्या है? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। Share is actually a right to receive a certain proportion of profit made by a company while it is a going concern and of the capital when it is wound up. Share क्या है? Share है शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा। वो तमाम पैसा जो इकट्ठा हुआ वो आप ही लोगों से आया, उसी पे बिजनेस हो रहा है। अब उसमें जब बिजनेस के बाद आपको आपका हिस्सा मिलता है तो वो आपका शेयर होता है। अब वो बिजनेस कहाँ से हो रहा है? वो शेयर कैपिटल से हो रहा है। पैसा लिया, इकट्ठा किया, उस पे कंपनी बिजनेस कर रही है। अब जाहिर है वो कम पैसा इधर से आया, शेयर कैपिटल है, कंपनी उस पे बिजनेस कर रही है। उस बिजनेस से जो मुनाफा हुआ, उस शेयर कैपिटल से जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो आपका शेयर है। उसमें से आपको फिर शेयर दिया जाता है। सो कैसे दिया जाता है? इन अकॉर्डेंस टू द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। मैंने कंपनी को पैसा दिया, मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने, हम शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ने वो पैसा लिया, उस पर बिजनेस किया। अब बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ उसने हम सब, जिसने जितना पैसा दिया, जिसने जितने शेयर्स दिए, उस हिसाब से सबको उसका शेयर मिला। सो इसीलिए कहते हैं शेयर मीन्स share in the share capital of a company. Share is a right to receive a certain proportion of profit made by a company while it is a going concern and of the capital when it is wound up. Ultra vires. Ultra vires is a law term. It simply means when we perform something, some action, some act, and we are not having the authority. जब हम अपने लिमिट्स को क्रॉस करके कोई काम करें, हमारे लिए एक खास दायरा कार है कि जी ये आपके पावर्स हैं, इससे आप तजावुज नहीं कर सकते। एक कंपनी के डायरेक्टर को कहा कि जी आपने इतना ही कर्जा लेना है, इससे ज्यादा कर्जा आप नहीं ले सकते। डायरेक्टर जब उससे ज्यादा कर्जा लेगा कंपनी के लिए, तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज द
अल्ट्रा वायर्स, इसको हम आम फैम कहते हैं बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर। कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आप अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, जिसमें आप अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, उसको हम कहते हैं दी अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मीन्स एन एक्ट परफॉर्म्ड विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उस पर हमें इख्तियार नहीं है वो करने का और हम वो करें। एक मीटिंग बुलाने का हमें इख्तियार नहीं है, हम बुलाएं, तो दिस इज अल्ट्रा वायर्स। We are using the authority which actually we are not having this. We doesn't have that authority and we are exercising that authority. It means the ultra wires. Special resolution. Special resolution कुछ खास बातों के लिए पास होती है। ये वो रेजोल्यूशन होती है जिसमें 3/4 not less than, इससे कम ना हो, they are entitled to vote. Special resolution is the resolution which has to be passed for some special cases and which has been passed by majority of not less than 3/4 of such members entitled to vote. जिन मेंबर्स को, कंपनी के जिन मेंबर्स को वोट का इख्तियार है, उनमें से कम से कम 3/4 वोट करेंगे तो ये रेजोल्यूशन पास होगी। अब ये जो 3/4 है ये खुद आके भी वोट कर सकते हैं और थ्रू प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, यानी उनकी जगह भी कोई उनका वोट डाल सकता है। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा जनरल मीटिंग में होती है। याद रखें, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू पास एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच not less than 21 days notice specifying the intention to propose such resolution has been given. यानी स्पेशल रेजोल्यूशन एक स्पेशल किस्म की करारदाद होती है जो किसी खास फैसले के लिए पास कराई जाती है। तमाम लोगों से, मेंबर से रेजोल्यूशन पास कराई जाती है, करारदाद पास कराई जाती है कि जी आप ये काम चाहते हैं या नहीं, तो लोग उसके हक में या उसके खिलाफ फैसला देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी है जनरल मीटिंग में, तो 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस दो जिसमें आप ये बताओ कि आपकी कंपनी का ये इंटेंशन है, ये उनकी नीयत है, इस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास कराई जाएगी, ताकि मैक्सिमम मेंबर्स उस मीटिंग में शामिल हों और वो उसके हक में या उसके खिलाफ वोट दें। So special resolution के लिए must be passed by a majority of not less than 3/4 of members, those who are entitled to vote. Now these members either vote themselves or through proxies. और इस special resolution का notice at least 21 दिन पहले दे देना चाहिए। हाँ, 21 दिन के notice के बगैर भी ये resolution पास हो सकती है। If all the members entitled to attend and vote at such meeting, if they are agreed, जो जितने लोग सारे मौजूद हैं जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड करनी है, जिन्होंने इसके लिए वोट देना है, if they are agreed, they don't have any problem, so a resolution may be proposed and may be passed as a special resolution in a meeting of which 21 days notice has not been given. उससे कम दिनों का नोटिस दिया गया, 5 दिनों का, 7 दिनों का, 8 दिनों का नोटिस दिया गया, क्योंकि सारे मेंबर्स जिन्होंने इस मीटिंग में वोट डालने उनको ही कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं कि जी 21 दिन पहले की भी खैर है, आप हमें 21 दिन से कम दिन का नोटिस भी दिया है तो भी हम ये रेजोल्यूशन पास कराना या ना कराने के लिए हम आएंगे, वी विल कास्ट द वोट। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ members who are authorized to vote, and the notice for this passing of special resolution at a general meeting should be given at least 21 days before the general meeting. Subsidiary company and holding company, ये लफ्ज़ भी अगले 2-3 चैप्टर्स में आपको मैं बताऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए सब्सिडरी क्या है एंड होल्डिंग क्या है। There are 2 companies, suppose one is this, one is this.
बिकॉज ये जो ऊपर कंपनी है इसका होल्ड है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए ये हम इसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ये होल्डिंग कंपनी है, इसने इस कंपनी के बहुत से शेयर्स लिए हुए हैं, इसका इस कंपनी में बहुत हिस्सा है, इसलिए ये मातहत कंपनी है, सब्सिडरी है। ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं है, ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है क्योंकि इसका इसके ऊपर होल्ड है। दी subsidiary company, that other company or body corporate directly or indirectly controls more than 50% of its voting securities. The holding company will be holding company if the holding company is holding more than 50% of its voting securities, and if the company is holding more than 50% voting securities, it will have the power to elect more than 50% of its directors. यानी होल्डिंग कंपनी क्या हुई? वो कंपनी जिसका दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा का वोटिंग सिक्योरिटीज हुआ, which owns or holds more than 50% voting securities, and if this company is holding more than 50% voting securities, then it will have the right, the power to elect more than 50% of its directors. And the company which is under the control of this holding company, this is the subsidiary company. The holding company, the mentioned company, is a subsidiary, the company which has control over the subsidiary company. It will have more than 50% of its voting securities, and the company which is below this company, which is the subsidiary of that body corporate, is called as the subsidiary company, and this is the subsidiary of that होल्डिंग कंपनी। बस ज़हन में ये रखें, एक होती है होल्डिंग, एक होती है सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी वो होती है which holds out more than 50% voting securities in the other company, and the company which has more than 50% voting securities holding by another company, this company is termed as the subsidiary company. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो सब्सिडरी कंपनी के भी मोर देन 50% डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सके। अब यानी मोर देन 50% डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय दिस होल्डिंग कंपनी। ऑर्डिनेंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस। किन कॉर्पोरेशन पे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अप्लाई नहीं होगा? A trading corporation owned or controlled by a province and carrying on business only within that province, a cooperative society or a university. Non-trading companies. The powers conferred by this ordinance 1984, the power conferred by this ordinance on the federal government or the commission shall, in relation to companies which are not trading corporation and the objects of which are not confined to a single province, be the powers of the provincial government. यानी वहाँ पर इख्तियार फिर किसका होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमतों का फिर इख्तियार होगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू नॉन ट्रेडिंग कंपनीज which are the companies with purely provincial objects, यानी यहाँ पर इख्तियार होगा सूबाई हुकूमत का, because the powers conferred by this ordinance on the federal government or the commission SECP in relation to companies which are not the trading companies and the object of which are confined to the province, to the सूबा, and इख्तियार भी फिर उसी सूबे का होगा, उसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा। कहते हैं जी
कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की जो प्रोविजंस हैं, जो कवानीन उसमें दिए हुए हैं, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी में पास हुआ कोई भी रेजोल्यूशन, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तमाम मुसव्वदे, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी सूरत कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को ओवरराइड नहीं करेंगे. ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस maintained, made by the company in the memorandum of association, articles of association, in any of the contract or agreement or any resolution passed, all that must be in accordance with the company's ordinance 1984. And any provisions contained in any memorandum, articles of association, any agreement and resolution which is repugnant to the provisions of the company's ordinance 1984, that shall be void. यानी वो तमाम कवानीन जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है, कंपनी के एग्रीमेंट में है, रेजोल्यूशन में है, वो अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुनाफी है तो हम उसको वॉइड तस्वर करेंगे. वो वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड होंगे, उनको हम कैंसिल करेंगे, उनकी जगह दूसरे बनाएंगे. तमाम याद रखिए कि जब से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इन फोर्स आया है, कंपनीज आर बाउंड to which are registered under the company's ordinance 1984 to give the memorandum of association, the articles of association, any contract or agreement executed by the company, any resolution passed by the company, any general meeting of the directors, and whatever the companies they are going to settle down to maintain, all that must be in accordance with the company's ordinance 1984, and the ordinance must not override the company's or the memorandum article. They must not override the ordinance, and anything maintained, made by the companies which is repugnant, मुनाफी है company's ordinance 1984 के, that shall be considered as void. आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है आपकी कंपनी, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है. ये आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है बिकॉज दिस कंपनी कैन सू एंड बी सूड. दिस इज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल person because it can borrow money. The company is an artificial person because it can enter into a contract. The company can even hold property on its own name. कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी मुकदमा कर सकती है, उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, इसका अपना एक अलहदा कानूनी तसव्वुर है, इसकी अपनी एक पर्सनालिटी है. इसलिए हम कंपनी को कहते हैं द आर्टिफिशियल पर्सन. अ कंपनी possesses separate legal entity, separate identification, a personality distinct from its members, so naturally this is an artificial person, and it can sue and be sued, it can borrow money, it can hold property on its own name. So company is an artificial person. Auditors कौन होते हैं? जो कंपनी का ऑडिट करते हैं. जो auditors are those who examine the accounts of the company and give report of the accounts. वो सही एक फेयर, एक एक्यूरेट रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी के अकाउंट्स के बारे में. ये होते हैं कंपनी के ऑडिटर्स जो कि ऑडिट का काम करते हैं. The auditors express their opinion on the accounts and also supposed to detect if there is any fraud, any manipulations of accounts, and if there is any concealment of true financial position of company, so they will report it back. The auditors. So auditors का काम क्या है? Auditors का काम अकाउंट से रिलेटेड है. ये कंपनी के अकाउंट्स को डील करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसमें कोई फ्लॉ हो, कोई फ्रॉड हो, if there is any manipulation, so company auditors उस मैनिपुलेशन, उस फ्रॉड, उस कंसीलमेंट क्या को रिपोर्ट करते हैं, उसको बताते हैं, और इट इज
the auditor is bound to give a fair and true financial position of a company. Common seal. Every company shall have a common seal. Common seal is actually affixed to the share certificate and any other documents of the companies. और common seal क्या होता है? It is actually the prima facie evidence. ये एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है कंपनी का कि मोहर का, कंपनी का कॉमन सील. So every company should have a common seal of its own, and the company must ensure the safe custody of this common seal. And ये common seal ये पता होना चाहिए where and on which documents this common seal should be affixed. कहाँ कहाँ पर कंपनी की ये मोहर, ये कॉमन सील लगनी चाहिए और इसकी सेफ कस्टडी का ख्याल रखना चाहिए. कॉन्वेनेंट. कॉन्वेनेंट एक्चुअली ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है कि जी बिटवीन द टू पार्टीज. एंड ये जो एग्रीमेंट होता है ये रिटन होता है और इनको साइन किया जाता है एंड डिलीवर्ड by either of the parties. और ये जो होता है that shall be actually this written agreement actually gives certain stipulation and between the parties. In the broadest usage this covenant may be termed as the agreement, a contract, a promise of two or more parties. That agreement must be in writing, signed by all the parties, delivered by which either of the parties pledges himself to the other that something is either done or shall be done or shall not be done or stipulates for the truth of certain facts. इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जी इन पार्टीज के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है, उसमें ये कहते हैं कि जी ये काम या करना है या नहीं करना या कर लिया है. सो ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज. फिड्यूशियरी. फिड्यूशियरी असल में फिड्यूशियरी बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर जो कि एक ट्रस्ट पे बेस करता है. हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी का बिकॉज ही इज लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर. इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये गुड फेथ इस पे कायम नहीं कर सकती कंपनी. फिड्यूशियरी इज अ टर्म refer to a person having duties involving good faith, trust, special confidence and candor towards others. Fiduciary behavior is that behavior based on good faith, trust, special confidence towards others. अब फिड्यूशरी बिहेवियर जब कोई लैक करता है तो हम कहते हैं जी इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ही इज लैकिंग ट्रस्ट. ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है बिकॉज ही इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर, द ट्रस्ट वर्दी बिहेवियर. Incorporated association. Incorporation means the recognition of the existence of the company. कंपनी को रिकॉग्नाइज करना इन द आइज ऑफ लॉ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. और रिकॉग्निशन कंपनी को कब मिलती है? जब उसकी इनकॉर्पोरेशन हुई हो अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और एनी प्रीवियस एक्ट. और जब कंपनी की एक दफ़ा इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो वो उसकी कानूनी एक हैसियत हो जाती है. अब कंपनी महफूज होती है, मोर रिलायबल होती है बिकॉज द कंपनी इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड. किसकी नज़र में? इन द आइज ऑफ लॉ. कानून की नज़र में वो कंपनी फिर उसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, लीगल एंटिटी होती है बिकॉज द कंपनी इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड. ये होती है इनकॉर्पोरेशन और जो कंपनी का इंदराज, रजिस्टर कराना कंपनी को. इप्सो फैक्टो इज अ लॉ टर्म. इट सिंपली मीन्स बाय फैक्ट इटसेल्फ, बाय द मेयर फैक्ट, बाय द मेयर इफेक्ट ऑफ एन एक्ट. यानी जब आप कोई चीज कहते हैं तो डायरेक्टली उस
हकीकत की वजह से कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई पिछली हकीकतों को आप उससे रिलेट नहीं कहते, तो हम कहते हैं इप्सो फैक्टो। इस एक्ट का जो अभी ये एक्ट इससे जो रिलेटेड है, ये इसका रिएक्शन है, ये होता है इप्सो फैक्टो। ये जो एक्ट है, इसी एक्ट का रिएक्शन है, ना कि कोई पिछला प्रीवियस एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी, it means that the liability of the members of the company to pay back the debts of the company is limited up to the face value of their shares. Yani the fact of limited liability stems from the fact of the company being an artificial person. Liabilities for repayment of loan debt tend to be divided between the company and the shareholders. पार वैल्यू, यू ऑल नो, पार वैल्यू जो होता है वो होती है आपकी जो फेस वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं पार वैल्यू। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स जो जारी रहने वाली होती है। कहते कंपनी की जो सक्सेशन है वो परपेचुअल सक्सेशन है। इट मीन्स अ परमानेंट लाइफ, कंपनी की लाइफ परमानेंट होती है। द मेंबर्स मे कम एंड गो but the company is there. The company never dies. Perpetual succession means that a company possesses permanent life which is not affected by the debt, insolvency, insanity or withdrawal of any of its members. Members आते जाते हैं, company उधर ही रहती है। Prima facie, prima facie जो सामने नजर आ रहा है, जो कि हमारी नजरों के सामने जो कुछ है, हम उसे अगला पिछला कुछ रिलेट नहीं करें। ये एक लॉ टर्म है जो बार बार अगले चैप्टर्स में आएगा। जब भी ये लफ्ज आए प्राइमा फेशी, सो आपको पता होना चाहिए प्राइमा फेशी मीन्स जो नजर आ रहा है, एट फर्स्ट साइट, जो कि हम प्रिज्यूम करें, पहली नजर में जो हमें चीज नजर आए वो प्राइमा फेशी होती है। सक्सेसर इन इंटरेस्ट, वन हु फॉलोज अनदर इन द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। यानी जब हम कहते हैं कि ये मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, वो होता है सक्सेसर इन इंटरेस्ट। जब कहता है ना कोई मेरी मौत के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, सो वो जो हम जिसको नॉमिनेट करें वो होता है सक्सेसर इन इंटरेस्ट। सक्सेसर्स दोज पर्सन्स अदर देन क्रेडिटर्स हु आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड अंडर हिज विल और सक्सेशन स्टेटस। यानी जो वरसा होते हैं कि जहाँ हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के बाद मरहूम की प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, वो सक्सेसर्स होते हैं। टीम ऑफ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स आर द एंटरप्रेन्योर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड एज सच दे हैव द राइट टू मैनेज द कंपनी, but owing to their large number, shareholders बहुत से होते हैं, so they delegate, shareholders are the owner, they are the entrepreneurs, they delegate their powers, their managerial powers to their elected representatives. वो होती है हमारी टीम ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं तो वो अपने इख्तियारात अपने इलेक्टेड ऑफिसर्स को तफवीज करते हैं, डेलीगेट करते हैं अपने पावर्स। वो टीम कौन सी होती है? चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सेक्रेटरी, चीफ अकाउंटेंट, मैनेजर्स एंड अदर फंक्शनरीज। ये होते हैं द टीम ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो ये होती है दिस इज हाउ द टीम ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये थी हमारी आज की definitions under the Companies Ordinance 1984. I hope when I'll proceed with the upcoming lectures, whenever you will see any of this word, phrase, you will be clear with the meaning of that phrase or word, क्योंकि मैंने आपको हर ट्राई किया है कि बहुत से अल्फाज, बहुत से लॉ लैंग्वेज के वर्ड्स जो कि आगे आए और सिंपल ना हो,
तो आपको पहले से उसका मतलब पता हो, या कम से कम when you will open this definition you will get to know what is fiduciary behavior, what is dividend, what is the who is an artificial person, body corporate, member, the team of management. ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत clearly definition के part में बता दी गई हैं. So whenever you will have a look on these definitions part, you will be clear with all the words, with the different definitions. Thank you so much. In the upcoming lectures, we will talk about the courts, SECP and registrar. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.